सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश में हमारी पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन मनाते हैं और हमेशा की तरह वे आज भी मना रहे हैं। और अब मैं सबसे पहले ऐसे अपने उन सभी शुभ चिंतकों का व विशेषकर बीएसपी के लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जो इस बार भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए आज मेरे जन्मदिन को पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर वे अपने महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की मानवतावादी सोच व मूवमेंट को ध्यान में रखकर तथा जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी भी समर्पित की है, जिसके तहत चलकर ही इस वर्ष भी वे आज मेरे जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी व संजीदगी के साथ मना रहे हैं। और इस मौके पर हर वर्ष हमारी पार्टी के ये लोग अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, कमज़ोर, लाचार, असहाय व अन्य ज़रूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में आर्थिक मदद भी करते हैं और काफ़ी मदद कर रहे हैं। वैसे हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमज़ोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा ही अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने अपने नेतृत्व में यहाँ 4 बार यूपी में अपनी सरकार भी चलाई है। और इस दौरान हमारी पार्टी की रही सरकार ने मेरे जन्मदिन के मौके पर ऐसे लोगों के हित व कल्याण के लिए अनेकों नई जनहित की योजनाएं प्रारंभ की हैं। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है, जिसकी खास वजह से ही तब फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर एकजुट होकर व सभी साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को आगे बढ़ने से व सत्ता में आने से भी रोका है। ये भी सर्वविदित है। जबकि ऐसी मानसिकता रखने व नीतियों पर चलने वाली खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी समर्थक पार्टियों की वजह से ही अपने देश में यहाँ शुरू से ही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार आदि भी लगातार बढ़ रहा है। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी यहाँ काफ़ी दुखी हैं। और इन सब मामलों में बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। मानने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन नई व हवाई घोषणाएं करने एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। साथ ही इनकी गलत नीतियों
व गलत कार्यशैली की वजह से ही अब यहाँ उत्तराखंड व अन्य पहाड़ी बाहुल्य प्रदेश भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा देश में ज़रूरतमंद लोगों को सही से बसाने की बजाय उल्टा हल्द्वानी की तरह ही अधिकांश उन्हें उजाड़ा जा रहा है। हालांकि हल्द्वानी के लोग तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़े बचे हुए हैं और अब यहाँ यूपी सहित पूरे देश में कानून व्यवस्था को ठीक करने की आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। साथ ही जांच एजेंसियों का भी देश व जनहित में इस्तेमाल करने की बजाय ज़्यादातर इनका भी राजनीतिकरण ही कर दिया गया है। ये भी देश के लिए काफ़ी चिंता की बात है। इसके साथ कुछ वर्षों से देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व ख़त्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। और अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर विशेषकर अपने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आज भी इन्हें फिर से ये याद दिलाना जरूरी समझती हूँ कि भारतीय संविधान के मूल निर्माता व इन कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने इन लोगों को ये कहा है कि मैंने यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार व सदियों से उपेक्षित रहे अपने इन वर्गों के लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने तथा अपने खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए जो भी इन्हें कानूनी अधिकार दिलाए हैं, तो उनका सही से वह पूरा लाभ लेने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को आपस में भाईचारा पैदा करके वह संगठित होकर तथा अपने खुद के राजनीतिक मंच से जुड़कर केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी इन्हें खुद अपने हाथों में लेनी होगी, क्योंकि अभी तक के अनुभव के मुताबिक यहाँ जातिवादी सरकारों के चलते हुए कभी भी इन वर्गों के लोगों को संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से वह पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। विशेष आग्रह के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप एक एक करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। इसका कुछ यूपी की जनता को मुझे कुछ फायदा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। केवल पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है। ज़मीनी हकीकत में यूपी की जनता को कुछ लाभ हो रहा है वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, और मुझे लगता है आप लोगों को भी नज़र नहीं आ रहा है। ये तो राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी जहाँ तक बीएसपी का अपना बेस वोट है वो टच से मस इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन में कभी कभी जो दूसरा तबका है, खास तौर से जैसे ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, तो चुनाव में इस किस्म के कुछ ये लोग वायदे कर देते हैं कि ये लोग गुमराह हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी को पिछले चुनाव में नुकसान हुआ है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये इस बार जो यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ
रिजल्ट आने के बाद तो लोगों का ये कहना था कि जिस बस्ती में या जिस पोलिंग बूथ पर तो जिस एरिया में ज़्यादातर दलितों का ही वोट है या बड़े पैमाने पर दलितों का वोट है और उन्होंने बीएसपी को वोट दिया, लेकिन जब उस एरिया का मशीनें निकली तो वो वोट कहीं और का निकल आया। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि ईवीएम में भी को भी लेकर अब काफ़ी आशंकाएं लोगों में पैदा हैं, तो हो सकता है कुछ ये भी इसमें भी कुछ गड़बड़ी की आशंका तो है। और मेरा तो यही कहना है कि जहाँ तक बीएसपी के जनाधार का सवाल है, बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, आशंकाएं किस्म किस्म की पैदा हैं। और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जब से बीएसपी बनी है 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था, उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है, तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या है वो प्रभावित हुआ है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। तो हमारे जनाधार पे भी असर पड़ा है। और लेकिन मुझे तो यही कहना है कि कभी कभी ये जो गड़बड़ जो भी लोग करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ये गड़बड़ कराने वाले लोग इनका सिस्टम ही ना फेल हो जाए, मतलब तो जो जिधर से भी ये लोग करा रहे हैं। तो मेरा तो अपने लोगों को यही कहना है कि आप लोग प्रयास करो, पार्टी के लोग प्रयास करें, लोगों को तैयार करें। आज नहीं तो कल ये जो जहां से ये सिस्टम शुरू हुआ, आपको मालूम है कि दुनिया के जिन देशों में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जहां मशीन से शुरू हुआ, तो जब लगा इसमें धांधली हो रही तो वहां खत्म कर दिया, बैलेट पेपर से वहां चुनाव हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मशीनों का कमाल है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये लोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं। तो आप रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देख लो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल में काला है और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी गई, और भी पार्टियां गई मतलब, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पर्ची सिस्टम वो भी गड़बड़ है। मनुस्मृति चलाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चलाई है, ये तो आपको ये करेक्ट कर लेना चाहिए। और उन्होंने किस संदर्भ में ये बात बोली है मुझे नहीं मालूम। यदि मुझे मालूम होता किस संदर्भ में बोलिए तब मैं प्रतिक्रिया देती। तो उन्होंने मुझे ये चीज मीडिया नहीं दिखा रहा किस संदर्भ में बोली है, तो किसका रेफरेंस उन्होंने दिया और मैंने सुना नहीं है। और जब तक वो किस संदर्भ में बोला तो कोई प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं होगा। मैं जो आपको बता रही हूँ पसमानदे के बारे में, पूरे यूपी के मुस्लिम समाज के लोगों को ये मालूम है कि उनके साथ किस प्रकार की ज्यादती हो रही है, यूपी में नहीं पूरे देश के अंदर। तो जहाँ तक पसमानदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो मुस्लिम पहले पसमानदा बाद में है। तो जो उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे। तो वो इनके बहकावे में आने वाले कतई भी नहीं है।
परिवार, जहाँ तक अतीक अहमद को तो हमने नहीं किया है शामिल, उसकी औरत को क्या, उसकी औरत कौन सी माफिया है? आपको ये मालूम है जो पुराने नेता गड़बड़ हैं, हम लोग तो जिनको किनारे कर देते हैं उनको लेते नहीं हैं हम। और अब दूसरी पार्टियों के पास नेताओं की कमी है, तो जो बीएसपी के जो निकाले हुए लोग हैं, चाहे तो कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बीजेपी, वो उनको लेकर घूमते रहते हैं। बीएसपी की जो विचारधारा है, तो जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।